हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के बजट के बारे में जो 2024-25 के लिए 2 फरवरी को हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की साइड से न्यू पार्लियामेंट में पेश किया गया। दोस्तों, ये एक इंटरिम बजट था, ये फुल फ्लेज बजट नहीं था, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये इलेक्शन ईयर है और जो नई सरकार बनेगी, चाहे वो जो भी बने, एग्जिस्टिंग बने, जो भी चल रही है या फिर कोई और कोई भी हो, तो उनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो जून से पहले नहीं हो सकता, जून के बाद ही वो शुरू होगा। तो और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। इसका मतलब ये है कि मार्च के बाद अप्रैल और मई, ये 2 महीने के लिए हमें जो सरकार चलानी है, हमारे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चल रही है, उनको जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स करने, जो नेसेसरी चीजों को देखना है, उसके लिए उन्हें पूरा बजट शो करना पड़ता है। वो मिनिमम 2 से 4 महीने तक का ही जो है ड्यूरेशन का बजट होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बजट एवरी होता है, उसमें भी सारी अच्छी बातें, सारी काम की बातें रखी जाती हैं। दोस्तों, मैंने ये जो सेशन है, ये मेरा जो है सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और उस पार्ट 1 के अंदर मैंने बजट से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपके सिलेबस में बजट है या करंट अफेयर है, कुछ भी चीज अगर आपके सिलेबस में है, तो दोस्तों पक्की बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और मैंने अपने सेशंस को उसी प्रकार आपको दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हो। तो मैंने लास्ट सेशन में बजट की हिस्ट्री डिस्कस करी, थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में करा है, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और गाइस, ये बजट है, मैं उसको एक सेशन में 10-15 मिनट में खत्म नहीं कर सकता। मैंने ये एक सेशन पहले दिया, एक सेशन आज है, मैं एक सेशन और दूंगा। मुझे कम से कम 3 सेशन लगेंगे इस इंटरिम बजट को डिस्कस करने में, क्योंकि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसके लिए मुझे समय चाहिए। और आपको भी मैं चाहता हूं कि आप एक सेशन को देखने के बाद चीजों को मेमोराइज करो, ठीक है। इन केस अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो, अगर एक मतलब आप सब चीजों से निकल चुके हो, ठीक है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बजट के बारे में जानना हर भारतीय का हक है और हमारा कहने का कर्तव्य भी, हम जाने इसके बारे में, हम समझे इसके बारे में कि बजट क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। अगर गाइज आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एकमात्र यही सोर्स है अपने आप को जो है मोटिवेट करने का, कि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उसी उन सब चीजों से मोटिवेट होंगे। तो गाइस, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करे थे, ये हिस्ट्री ऑफ द बजट था, ये सब चीजें डिफरेंस वगैरह काफी कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो आज जो बेसिकली डिस्कशन होगा मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो दोस्तों देखो, जो भारत का बजट है, ठीक है, वो उसके अंदर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया गया। हमारी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत अच्छा जीडीपी माइलस्टोन सेट करवाया। उन्होंने बताया कि आने वाले 2030 तक, आने वाला 2030 का जो तक का जो ईयर होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारी इकोनॉमी, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो जीडीपी पर, समझना, जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्रीगेट लेवल का, ठीक है, वो 7 ट्रिलियन, कितना हो जाए बच्चा, 7 ट्रिलियन डॉलर, 7 ट्रिलियन डॉलर हम जो है टच कर ले, हम अचीव कर ले। और अगर ये ऐसा हो जाता है, प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाता है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। कहीं ना कहीं ये हर किसी का ड्रीम है कि हम अपनी इकोनॉमी को 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाएं, है ना। ड्रीम रन कहते हैं हमेशा कभी कभी इन सब चीजों को। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहला जो ड्रीम रन, मतलब पहला जो सपना पूरा हुआ था, वो 2003 से लेकर, मैं बताना चाहता हूं 2003 से लेकर 2008 के बीच में हमने अपना पहला ड्रीम जो है अचीव करा था, इसलिए इसे हम ड्रीम रन बोलते थे, ठीक है।
ड्रीम रन का मतलब एक ऐसा एरा, एक ऐसा पीरियड जब इकोनॉमी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी थी और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। और मैं क्लियरली इसका जो श्रेय है वो 1991 इकोनॉमी रिफॉर्म्स की तरफ उस टाइमिंग के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको मैं इसका जो है क्रेडिट देना चाहूंगा। मैं क्या, हर एक इकोनॉमिस्ट उनको देता है ये क्रेडिट। उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करे थे तो उसका जो बेनिफिट था वो बाद में कम से कम 10-12 साल बाद 2003 से लेकर 2008 में मिलना स्टार्ट हुआ। 2003 से मिलना स्टार्ट हुआ, 2008 तक बढ़िया इकोनॉमी चली। और यही वो पीरियड था जब गाइस हम लोगों ने अपना फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर जीडीपी जो है अचीव किया था। देखो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि जैसे इंडिया पैसा कमा रही है ना, ऑब्वियसली बात है, हम लोग सारे पैसा कमा रहे, अर्न कर रहे हैं। तो एक माइलस्टोन होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने को ना एक एक्स इनकम कमानी है, तो उस एक्स इनकम तक जाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। तो पहला ट्रिलियन डॉलर टच करना, फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर टच करना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। पेपर में पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर अचीव होने के पीछे का रीजन क्या था, तो एकमात्र रीजन था हमारे भारत के इकोनॉमी रिफॉर्म, जिनकी वजह से हमने अपना फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर अचीव किया। उसके बाद में आप देखें, ये आगे तक बात चली। उसके बाद में गए 2014-15 में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, ये भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, ये भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, और हमने मोरलेस 7 साल लगाए, 7 इयर्स लगाए अपना सेकंड ट्रिलियन डॉलर को टच करने में, ठीक है। 50-60 साल लगे पहला ट्रिलियन टच करने में, और मात्र 7 इयर्स में हमने हमने अपना सेकंड ट्रिलियन डॉलर टच कर लिया। उसके बाद में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। इसके बीच में बहुत कुछ उथल पुथल हुई, पैंडेमिक भी इसी के बीच में आया था 2020 में। वो सब कुछ उथल पुथल हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें अगेन 7 साल लगे अपना थर्ड ट्रिलियन डॉलर जो है टच करने में। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ये कह रही है, अब जो मतलब सरकार कह रही है, या फिर आप कह सकते हो हमारी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है, वो कह रहे हैं कि जो हम अपना 3 से जो जंप करेंगे वो 5 ट्रिलियन डॉलर पर टच करेंगे, और उसके लिए हमें 2026-27 तक का समय दो, हम पक्की बात है इसको इतना टच कर लेंगे। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन भी होता है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनको ये बताना, ठीक है, सेटिस्फेक्शन है ना, सेटिस्फाई करना उनको कि भैया हम सही काम कर रहे हैं और आगे हमें सपोर्ट करो, हम आगे भी सही काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ कि बेटा इस बैच में आप पढ़ लिया, अब मेरे अगले बैच में पढ़ना, मैं बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा या ऐसा ऐसा करा दूंगा, वो सेम बातें ये ही इधर होती हैं। और उनका एक मानना ये कि सिर्फ 5 से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर पे हम 2029-30 तक आ जाएंगे, यानी ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बात यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, बात यहाँ पे आके रुकेगी नहीं। श्रीमती सीतारमन जी ने ये कहा कि अगर हम 2046-47 तक लगातार काम करते रहे, हम क्या, मान लो कोई और सरकार भी आती है, तो जो पॉलिसीज चल रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब सरकारें बदलती हैं तो पॉलिसीज भी बदलती हैं, भले नाम से बदले या किसी भी चीज से बदलती हैं। फंड बदल जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बदल जाती है, एक्सपेंडिचर एरियाज बदल जाते हैं, दुनिया भर की चीजें बदल जाती है। तो उनका मानना है कि अगर ये सब काम इसी प्रकार चलता रहेगा तो 2046-47 तक हम 30 ट्रिलियन डॉलर, दोस्तों बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो आप में से जितने भी लोग तब तक अगर सरवाइव कर गए, कोशिश तो सबकी है, अगर 2046-47 तक सरवाइव कर गए और इतना टच कर लिया, तो मान के चलो सब लोग बहुत सेफ साइड पे। तो एक छोटा सा हमारा इंडिया का जो है एक जीडीपी माइलस्टोन था, ठीक है। तो ये जो है सेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की साइड से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर। तो यहाँ तक तो मेरी बात हो गई थी। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैं यहाँ से, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बजट, बजट जो होता है, यूनियन बजट हो या इंटरिम बजट, मतलब फुल फ्लेज बजट हो या इंटरिम बजट हो, कोई बजट हो, इसको बनाता कौन है, मतलब इसको तैयार कौन करता है? कोई भी बना देता है, कोई भी तैयार कर देता है? नहीं, नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आपको पता होना चाहिए, और ये एग्जाम में भी आपके आ सकता है। सबसे पहले जो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहेगा, दैट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बजट।
कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को बनाने के लिए? सबसे पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए सेट करे हैं इधर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका एक डिपार्टमेंट है, दैट इज इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है। उसमें एक बजट डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? बजट डिवीजन। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना क्या है? द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग बजट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो। अच्छा, मैं एक काम ये करूंगा, जब मेरा पूरा बजट वाला डिस्कशन हो जाएगा तो मैं कंप्लीट इसकी जो स्लाइड्स हैं वो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगा। क्या बोला मैंने? फिर मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक अफेयर्स का, ठीक है। उसमें एक बजट डिवीजन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को बनाने के लिए। अच्छा, बजट को बनाता भी कौन है? तो ध्यान रखना, एम्प्लॉइज होते हैं। और मैं आपको जनरल एक चीज बताना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हमारे राष्ट्रपति भवन जो है उससे जब आप बाहर निकलते हैं, जनरली अगर आप कभी गए हो तो वहां पे दो पोल हैं, एक साउथ और एक साउथ एक नॉर्थ, ठीक है। दो ब्लॉक, सॉरी पोल ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स, एक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में तो आपका पीएमओ ऑफिस है, ठीक है। लेकिन जो उसको नॉर्थ ब्लॉक है, तो ध्यान रखना, नॉर्थ ब्लॉक में ही हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, ठीक है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बनाता कौन है, तो उनके एम्प्लॉय जो मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो मेन इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, जिनको डिटेल नॉलेज है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो जितने भी लोग होते हैं, बजट को कॉन्फिडेंशियल रखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही है, हाउ इज सिक्रेसी इंश्योर्ड फॉर द बजट? बजट की सिक्रेसी क्यों, कैसे इनसिक्योर रह सकती है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर क्यों सीक्रेट क्या रखना? ये तो ओपनली अनाउंस हो जाता है, तो आप हमें खुद बता रहे हो, तो इसमें किस बात की सिक्रेसी? हाँ, एक डेट के बाद ये पब्लिकली अनाउंस हो जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है सबके लिए। लेकिन उस डेट से पहले, यानी सिंगल मिनट से पहले भी, अगर आपने कभी देखा हो तो जब बजट पेश होता है तो कैसे बड़ी प्यारी सी इमेज होती है, एक बैग होता है, बैग में बजट होता है, वो आते हैं, है ना, इमेजेस फोटोज भी दिखते हैं आप लोगों को, है ना। पहले बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन आया करते थे। एक बार किसी ने पूछा कि ये लेदर के बैग में क्यों होता है, मतलब बहुत से क्वेश्चन पहले आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जाते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। तो सिंगल मिनट से पहले भी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अब आप पूछोगे क्यों, क्यों इतना सीक्रेट रखा जाता है कॉन्फिडेंशियल? तो बजट पे ना, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्रिकेट मैच पे सट्टा होता है ना, ऐसे बजट पे भी होता है। कुछ लोग हैं जो बजट पे भी, क्योंकि बजट अगर उनको पहले से पता लग जाएगा तो वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर उन्होंने कर लिया पहले से बजट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर ली, ले ली, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, बदलाव कर देंगे, अपने अपने जो काम करने के तरीके को उसको बदल देंगे। जैसे टैक्स रिफॉर्म है या टैक्स सिस्टम है, यदि बजट में टैक्सेस चेंज हो रहे हैं, टैक्सेस का पूरा सिनेरियो बदल रहा है, और किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि टैक्स इस प्रकार बदलने वाला है, क्योंकि पहले अप्लाई होगा फिर लोगों को बताया जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, टैक्स एवेजन करना शुरू कर देंगे, टैक्स को बचाना शुरू कर देंगे, इनडायरेक्टली टैक्स की चोरी करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा इस पर सट्टा चलता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसी, क्योंकि आप देखो बजट जो होता है ना, वो हर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी नहीं हो, अगर आप जर्नल हो, गार्जियन हो, या कोई भी हो, ठीक है, आपका पढ़ाई लिखाई से भी कोई लेने देने नहीं, तब भी आपको बजट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए होता क्या है, इंटरनेट जैसी चीज से इसको दूर रखा जाता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, भले वो सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब, एवरीथिंग इंटरनेट एरा से इसको दूर रखा जाता है, और जो भी एफर्ट्स में लग सकते हैं उनको हटाया जाता है। और ऐसा देखा गया है पिछले 70 सालों में, ठीक है, 7 डिकेड्स में, जो है बजट की किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया गया है, ठीक है। आप हैरान होंगे, सर ये तो लीक करना आसान है, जो लोग बजट बना रहे हैं उनको तो पता है इन सब के बारे में। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग बजट में इन्वॉल्व होते हैं ना,
वो लोग उस समय के लिए दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उनका हर मतलब मुझे ऐसा बताया था, मैं 2014-15 में जो है एक इकोनॉमिक्स थे, नीति आयोग में इकोनॉमिक्स थे, उनके अंडर में रिसर्च कर रहा था। तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ दिन के लिए वो जो है अवेलेबल नहीं होंगे, तो जो चीजें हैं वो पहले ही डिस्कस कर लूं। तो मैंने पूछा था कि, तो उन्होंने कहा था कि मैं बजट में 2014-15 के बजट में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, फॉर टैक्सेशन पॉलिसीज उन सब चीजों को लेकर। तो उन्होंने मुझे बताया था। तो मैंने कहा तो ठीक है ना सर, बात तो शाम में तो हो सकती है। उन्होंने कहा था नहीं, बात भी नहीं हो सकती, किसी प्रकार नहीं हो सकता, निगरानी टॉप की होगी हमारे ऊपर, ठीक है। हम अपनी वाइफ तक को नहीं बता सकते कि हमने क्या काम करके आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती थी उस टाइमिंग में भी और अब भी होती हैं। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्राइवेटली सिक्रेसी के बेसिस पे रखा जाता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये हो जाता है कि बजट प्रिंट कहाँ पे होता है। देखो, अब तो हमारी कंट्री जो है इंडिया या जनरली जमाना बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो चुका है। बट अगर मैं थोड़ी पुरानी बात करूं तो पहले प्रिंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हुआ करता था। अब तो प्रिंट करना बहुत इजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है। मतलब जहां आप लिख रहे हो वहीं पर ही प्रिंट होना चाहिए। अब तो बहुत कुछ है, अब तो बहुत कुछ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1980 तक, 1980 तक जो मिंटो रोड है ना, दिल्ली में मिंटो रोड, आपने शायद सुना होगा, वहां पे इसकी प्रेस थी। वहां ये जो है प्रिंट होता था प्रेस में, ठीक है। 1951 से लेकर 1980 तक, और 1980 तक भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये उधर तक ही होता था। लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को देखते हुए कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तब ये डिसीजन लिया गया कि जो भी हमारे गवर्नमेंट प्रेस होगी, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्फिडेंशियल चीजें होंगी, वो भले कुछ भी हो, वो उसका जो ऑफिस है या उसका जो प्रेस है, उसे कहाँ सेट कर दिया गया, उसे नॉर्थ ब्लॉक, मतलब जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा बेटा, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलोगे तो नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री है। वहां पे बेसमेंट है, उसके बेसमेंट में इसकी प्रेस को जो है स्टैब्लिश कर दिया गया है, और 1980 से अब तक ये चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, मे बी अगर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाए। ध्यान रखना, बजट के अनाउंसमेंट से पहले, वो भले सिंगल मिनट ही क्यों ना हो, तो जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा सीक्रेट लेवल पे रखा जाता है। और जहां वो काम हो रहा होता है वहां पे किसी की भी एवी एंट्री नहीं होती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली, मीडिया वहां तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे मीडिया को इससे दूर रखा जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, जो भी लोग बजट में की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनपे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की साइड से नजर रखी जाती है, टॉप लेवल की, ठीक है। और वो बकायदा दिल्ली पुलिस, मान लो मैं अगर बजट में इन्वॉल्व हूँ तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, जब तक वो बजट का पीरियड होगा, बजट अनाउंसमेंट से पहले। इसकी जो इंटेलिजेंस टीम होती है, ध्यान रखना, ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड करते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हु हैड द इंटेलिजेंस टीम एट द टाइम ऑफ बजट प्रिपरेशन। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं, वो उनके अंडर में वो हेड करते हैं इन सब चीजों को, और बकायदा हर चीज पे वो ध्यान देते हैं। क्लियर हुई मेरी बात आपको बेटा? समझ में आगे बात आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं इधर, ठीक है ना। हमारा उसके बाद में, ठीक है, ये हमारा चल रहा था। आफ्टर दैट बेटा, बजट की स्पीच शुरू होती है पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में बजट की स्पीच शुरू हुई। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी ने बोलना शुरू करा, और उन्होंने बोलते ही जो स्टार्ट करा, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण का, एक स्पीच का रेफरेंस लिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में दिसंबर में अपनी स्पीच में बोला था। और ध्यान रखना, उन्होंने इशारा करा, मतलब डायरेक्ट ने बोला, उन्होंने इशारा करा कि जो बजट है उनकी बातों से कनेक्टेड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से, मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण बता रहा हूं आपको, जो उन्होंने दिसंबर 2023 में दिया था, उन्होंने कहा था मेरे हिसाब से भारत में 4 प्रकार की जो है जातियां हैं, कास्ट है, मैं सिर्फ 4 प्रकार की जातियों को
कास्ट को जानता हूं, ठीक है। कौन कौन सी जाति है वो, और देखो मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने बताया था 4 प्रकार की जातियां हैं जो कास्ट है, ओनली 4 कास्ट आर देयर, ठीक है। और वो कौन कौन सी है बेटा? 4 कास्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड अर्लियर इन दिसंबर 2023। पहली है गरीब, पुअर, ठीक है, गरीब आदमी। दूसरी महिलाएं, वुमेन, ठीक है। तीसरा है युवा यानी यूथ। चौथा है अन्नदाता यानी फार्मर। तो सीतारमन जी ने बताया कि जो हमारा इस साल का जो बजट रहेगा वो मेजर लेवल पे इन लोगों पे फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे गरीब है, गरीबी हटाओ, है ना, गरीबों का मत हटाओ, गरीबी हटाओ। तो उसके लिए सरकार बहुत से काम कर रही है। अभी आगे चल के स्कीम्स के बारे में भी बात करेंगे, काफी सारी, ठीक है। महिलाएं हैं, पिछले कुछ सालों में, इवन बहुत सालों से, हमेशा से महिलाओं की सेफ्टी और मतलब वुमेन सेफ्टी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, दो चीजें। महिलाओं को सेफ भी करो और महिलाओं को आप सपोर्ट भी करो। अब सेफ करने का तरीका ये हो जाता है घर के अंदर ताला मार के बंद कर दो, लेकिन कुछ सेंस थोड़ी हुआ। मतलब अब समझो, मैं अपनी मम्मी जी को घर में ताला मार के बंद कर दूंगा, अपनी वाइफ को ताला मार के बंद कर, कुछ सेंसिबल बात थोड़ी हुई। नहीं, इसमें क्या है, सेफ भी करो तो पॉलिसीज बनाओ, ठीक है, सिक्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, बहुत सी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा लेकर आओ, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट, जो क्योंकि महिलाएं हैं, उनको हर प्रकार का जो है सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए। आप किसी भी सेंस में कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, ठीक है। वही सेटिस्फाई नहीं तो फिर मामला ही खराब है, ठीक है। उसके बाद में युवा यूथ, ये हम स्टूडेंट्स से रिलेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, युवा होने के लिए आपको कोई उम्र ऐसे जरूरी नहीं कि यूथ युवा पर्टिकुलर उम्र तक होते, नहीं, जो जिनकी मेंटेलिटी यूथ वाली होती है। अब राहुल गांधी जी को यूथ लीडर बोला जाता है, यूथ टाइम है ना, कि युवा, युवा तो नहीं है किसी भी तरीके से आप बता दो युवा तो हो तो नहीं, तो मेंटेलिटी देखी जाती है वहां, ठीक है। उसके बाद में अन्नदाता, सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइस, अन्नदाता वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आया तो अन्नदाता से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद में जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ, तो बजट में जो जो बातें हुई, देखो बजट के इंट्रोडक्शन में श्रीमती सीतारमन जी ने जो बातें रखी वो क्या क्या थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बजट में ही उन्होंने सबसे पहले गोल की बात करी। गोल देखो, गोल यही है हमारे, मतलब सरकार का गोल ये है कि हमें 2047 तक एक विकसित भारत, मेक इन इंडिया वाला तो आपने मेक इन इंडिया सुना था ना, उसको तो हिंदी में अनुवाद कर लो, विकसित भारत 2047 तक हमें करना है, ठीक है। और भारत, अब देखो इन्होंने विकसित भारत, विकसित हिंदुस्तान नहीं, विकसित इंडिया नहीं, विकसित भारत वर्ष नहीं, मतलब उन्होंने भारत वर्ड यूज करा है, ठीक है। विद नेचर, विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, विद नेचर, आप समझना ये इंपॉर्टेंट है, विद नेचर, with modern infrastructure, with providing opportunities for all citizens and all religions, religions को भी इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, जितने भी लोग ये समझते हैं कि हमारी सरकार एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, पर्टिकुलर रिलीजन को अगेंस्ट, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी अगर आपके माइंड में धार्मिक जो है इश्यूज आए तो आप प्लीज फैक्ट की तरफ जाइए। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी चीज धार्मिक है तो आप प्लीज फैक्ट्स की तरफ जाइए, फैक्ट्स की तरफ जाइए, तो आपको शायद अच्छी करके रियलिटी मिलेगी। आप सपोर्ट करेंगे, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर हम मोटिवेट होंगे तो मैं इन सब चीजों को भी काम करूंगा। अभी तो फिलहाल इंडियन इकोनॉमी पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक आप दिमाग में रखना। दूसरा कहीं होता है क्या है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमने ना एक कंसेप्ट माना, हम पहले मानते थे सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया, सबका प्रयास। हम विकसित भारत कब हो सकते हैं, जब सबका प्रयास भी हो,
है ना। सबका साथ सबका विकास तभी पॉसिबल है जब सबका प्रयास भी हो। तो ये प्रकार गाइस एक प्रकार की ट्रिनिटी होती है जो 3 वर्ड पे डिपेंड करती है। क्या क्या? डेमोग्राफी, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अच्छी एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो अनपढ़ लोग आ नहीं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ तो सरकार इस चीज पर काम करेगी वो एजुकेटेड हो, ठीक है। डेमोक्रेसी, सबको सब कुछ करने का अधिकार हो। और डाइवर्सिटी, नई नई चीजें को फेस करने का एक एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके बाद में उनका ये मानना है कि जैसे जैसे हम लोग 100 साल अपना कवर कर लेंगे इंडिपेंडेंस का, ठीक है, 100 साल अगर हम लोग कवर कर लेंगे। देखो 2047 क्यों बोला है? विकसित भारत जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 2047, ये 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी को 100 साल। अब आजादी को 100 साल का मतलब यही हो जाता है कि हमें एक अमृत काल, उन्होंने बताया था कि हम अमृत काल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना इसको रिनेम कर दिया गया है, ठीक है। दैट इज कर्तव्य काल, इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे गाइस, राइट। ओके, आफ्टर दैट अब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जब अपनी बात स्पीच दे रही थी तो उन्होंने अपनी स्पीच को शुरू करते ही पहले तो वो बता दिए कि क्या हमारी जो भारत में कास्ट है जिन पे हमें फोकस करना है, ठीक है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। उसके बाद में उन्होंने जो है गोल्स के बारे में बता दिया, ट्रिनिटी के बारे में बता दिया, और अपना अमृत काल, कर्तव्य काल, इसके बारे में बता दिया। आफ्टर दैट अपने आगे की बात बताने से पहले उन्होंने अचीवमेंट बताया। उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने अचीवमेंट बताया कि हमने पिछले सालों में, और ध्यान रखना जो गवर्नमेंट बनी है 2014, 2024 के लिए, अब 2024 चल रहा है, ठीक है, तो ये 10 साल हो गया। तो कहने का गाइस एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। भले ही बजट हर साल आता है लेकिन हम हर साल पुरानी बात भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस साल की ग्रोथ हर चीज पुरानी चीजों पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक एक करके बात करी, एक एक करके बताया। पहले तो उन्होंने ये बताया कि जब हमारी सरकार बनी, ठीक है, पिछले 10 साल, उन्होंने 2014 की बात की, उन्होंने बोला आज तक 2024 तक हमने काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करी है। हम लोग काफी सारी चीजों के विटनेस हैं, ठीक है, चश्मदीद गवाह हैं, जो हमने बहुत कुछ फेस किया। और गाइस हम मान सकते हैं, यस ये बात सच है, 2014 से लेकर 2024 तक का जो पीरियड रहा है ना, इसमें काफी कुछ ऐसा हुआ है जो शायद इससे पहले की सरकारों ने कभी फेस नहीं किया। एक एक करके बात करते हैं वन बाय वन। उन्होंने बताया 2014 में जब हम लोग आए थे तो हमने काफी ज्यादा चैलेंजेस को फेस किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2012 में, तो 2012 के अंदर क्राइसिस थे, है ना। 2012 के अंदर क्राइसिस, 2008, देखो 2003 से लेकर 2008 तक तो हमारा ड्रीम रन था। 2008 के बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो 2010, 11, 12, हाँ उस टाइम तक हम पर आ चुका था, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस का। 2012 में एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम था, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जॉबलेस, मतलब जॉबलेस ग्रोथ थी उस टाइमिंग में। एक होती है ग्रोथ, एक होती है जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। तो जब सरकार बनी, ठीक है, बीजेपी की सरकार बनी, तो उस टाइमिंग में महंगाई थी, चलो महंगाई तो आज भी है, ठीक है, लेकिन उस टाइमिंग में काफी ज्यादा ऐसी नेगेटिविटी थी कि लोगों के इनकम सोर्सेज नहीं थे, ठीक है। कुछ लोग बहुत अमीर थे बट कुछ लोग जो थे काफी ज्यादा गरीबी को फेस कर रहे थे। अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं हूं, ना अगेंस्ट ना फेवर हूं, मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूं। कैसे? तो देखिएगा चैलेंजेस क्या थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, जो गवर्नमेंट ने चैलेंजेस फेस करे और उससे ओवरकम हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। प्रो पीपल रिफॉर्म, लोगों का जो है आगे बढ़ाया। और हमारी इकोनॉमी में जो जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप को की प्रॉब्लम्स थी, कंडीशंस की, उनको भी अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश की। उस टाइम की दिक्कत थी, जॉब नहीं थी, एंटरप्रेन्योरशिप। सबको पता था कि अगर भारत में यूथ को मोटिवेट करना तो एंटरप्रेन्योरशिप, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। सबको पता है एंटरप्रेन्योरशिप अब आज की डेट में बहुत फेमस है इंडिया में, स्टार्टअप जिसे हम कहते हैं। उस टाइमिंग में नहीं था, तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज था, जॉब नहीं थी, ठीक है। तो ये 2014 का टाइम था जब इन्होंने फेस किया।
उसके बाद में जब हम वो सेकंड एरा में आए, यानी 2019, कब की बात करो बेटा मैं, 2019, जब वो सेकंड एरा में आए, 2019 में आए, तो उनको ये उनको उनका जो मंत्र हो चुका था, उनको पहला तो था चैलेंजेस से ओवरकम होना, उसके बाद में उन्होंने अब कंप्लीट फोकस जो रखा वो डेवलपमेंट पे रखा, कहना अब तो हम ओवरकम हो चुके हैं, लोगों ने हमें दोबारा से भरोसा हम पे किया है, अब हम डेवलप होकर दिखाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हमारी जो फिलॉसफी रहेगी वो डेवलपमेंट की रहेगी, और कहने के हम इंक्लूसिविटी के जो एलिमेंट्स उनको सारे के सारे एलिमेंट को, इंक्लूसिविटी को हम साथ रखेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफिकली और सोशली लोगों को साथ साथ मिला के रखेंगे। जैसे सोशली मतलब हर प्रकार के लोग, ठीक है, कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट और प्रकार के लोग, ज्योग्राफिकली चाहे कहीं के भी हो, चाहे किसी स्टेट के भी हो। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो अब इन दोनों लोगों को फैसिलिटी थोड़ी अलग अलग तरीके से मिलेगी, एक जैसी मिलेगी, ये सब चीजों को देखा गया, ठीक है। तो इनका कंसेप्ट था कि अब हम ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं गाइस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 2020 में, इनफैक्ट 2019-20 में, क्योंकि कोविड तो 2020 से पहले आ चुका था, पर जो वो पीक पे गया, मतलब वो जो लोगों को दिक्कत पहुंचाना शुरू हुआ था 2020 के बाद हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया था कि हमारी ही सरकार के टाइमिंग में, हमारी ही गवर्नमेंट के टाइमिंग में हमने कोविड-19 पैंडेमिक जैसी चीजों को फेस किया, और ऐसा नहीं था कि इसमें लोग अगेंस्ट थे, नहीं, इसमें क्या कोई भी सरकार के लोग हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, सब लोग एक साथ आए थे, एक साथ मिले थे, तभी एक नया कंसेप्ट निकल के आया था, आत्मनिर्भर भारत। ध्यान रखना, ये बात पेपर में पूछी जा सकती है कि वो कौन सी सिचुएशन थी, कौन सी कंडीशन थी, ये कब की बात है, जब आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक में आत्मनिर्भर भारत, यानी हमें खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे यकीन रखना है, खुद पे मेहनत करनी है, ठीक है। और तभी वो टाइम था जब हमने अमृत काल जैसी चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव अदर थिंग, दैट इज अचीवमेंट, अगेन अचीवमेंट, ठीक है। अब जैसा उन्होंने बताया कि हमने पिछले 10 सालों में, पिछले मतलब अब क्या करने वाले वो अलग बात है, पिछले 10 सालों में हमने अराउंड 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ गरीब लोगों को, 25 करोड़ गरीब लोगों को बेरोजगारी से ऊपर लेकर आए, ठीक है। बेरोजगारी से 25 करोड़ लोगों को हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, पता है आप लोगों को क्या होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी? जो मतलब अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी, जैसे डिसगाइज पॉवर्टी हो गई, ठीक है, फ्रिक्शनल हो गई, ठीक है, बहुत प्रकार की पॉवर्टी होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गई, रिलेटिव पॉवर्टी हो गई, ज्योग्राफिकली पॉवर्टी हो गई, ठीक है, और भी पॉवर्टी सेंस हो सकते हैं, ठीक है। जितने प्रकार की पॉवर्टी उनमें मिला लो अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो 25 करोड़ के बहुत 1/4 हो गया ऑलमोस्ट, और 1/4 तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम हो गए ज्यादा, लेकिन एक एक ऑन एन एवरेज मान लो 25 करोड़ बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने पिछले 10 सालों में लोगों के अकाउंट में, जो गरीब आदमी हैं उनको हमने पैसे पहुंचाए, ठीक है। हाँ, क्योंकि गाइस हम लोग थोड़ा डिजिटलाइज हो चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काफी फेमस हो गई है, ठीक है, हमारा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो हुआ ये कि अब पीएम जनधन अकाउंट से जो है पैसे ट्रांसफर हुए गरीब लोगों के अकाउंट में, और अराउंड 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़, गाइस बहुत बड़ा डिजिट है ये, 34 लाख करोड़, ये पीएम जन धन अकाउंट से लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, ठीक है। लेकिन एक सोचने वाली बात ये कि आज वो क्यों कह रहे हैं 10 सालों में हमने अचीवमेंट करी, इसमें क्या अचीवमेंट, ये तो पुरानी सरकार ये भी कर रही थी। अचीवमेंट सुनो क्या है, अचीवमेंट है ये, देखो जो पुरानी सरकारें थी, मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज से 20 साल पहले, तो जैसे आपको पता है कि जो भी अगर सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, तो आज भी और पहले भी हमेशा से उसको जो है पैसे देती है सरकार, से पैसे देती है। मान लीजिए कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उसको एक स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना, सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को पैसे देते हैं, 20 साल पहले भी देते थे, ठीक है। तो हम जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमको भी पैसे मिला करते थे उस दौर में, ठीक है, हमारे को भी पैसे मिला करते थे, और
हम उस टाइम गरीब हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत डिसेंट, मतलब बहुत अरबोपति थे, नहीं उस टाइम पे थे। तो उस टाइम डिजिटलाइज तो था ही नहीं कुछ भी। तो उस टाइम ये होता था कि पेरेंट्स को बुलाया जाता था, उनको कैश दिया जाता था। अब समझना, कैश ट्रांसैक्शन होती थी उस टाइम, पुरानी बात कर रहा हूं। आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं। फर्क क्या है देखो, आज ना उन्होंने बताया है कि जो गवर्नमेंट ने ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बेसिस पर, या फिर कह सकते हो डिजिटलाइजेशन के बेसिस पर 2.7 लाख करोड़ को लीक होने से बचाया है, बर्बाद होने से बचाया है। और उसका जो है क्यों, क्योंकि लोगों के डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं, जिसके अमाउंट था 34 लाख करोड़, यानी मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। अब समझो, आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, पहले क्यों ऐसा बेनिफिट नहीं था। पहले क्या होता था, कैश होता था तो स्कूल में, अब लोगों को क्या पता है कि कितने पैसे आए हैं, उस टाइम इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था ना। लोगों को क्या पता कि सरकार कितना पैसा दे रही है, किसी को कुछ नहीं पता था। पैसा आ रहा है, आने दो, ठीक है। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके पैसे गायब हो गए, कुछ कुछ बच्चों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, कुछ बच्चे मेडिकल लीव पे थे, या कुछ बच्चों का नाम कट गया था, या कुछ के पेरेंट्स खुद ही नहीं आना चाहते थे ना, थी अपनी अपनी बातें, ठीक है। या कुछ टीचर्स घपला, तो उस टाइम में घपले बहुत होते हैं। मैं स्कूल के एक एग्जांपल दे रहा हूँ, न जाने कितने सारे एग्जांपल आप अपने माइंड में रख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स के थ्रू 34 लाख करोड़ पर ट्रांसफर किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे 2.7 लाख करोड़ का फायदा हुआ अकाउंट ट्रांसफर करके। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली जो हमारी भारत की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने ई नाम का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीमेंट मार्केट। गाइस ये बात ना थोड़ी लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे हम कहते हैं ई नाम, ठीक है। तो उन्होंने ये लॉन्च करा, और इसके इसके अंदर 1361, यानी 1361, 1361 मंडीज को इंटीग्रेट करा, जिससे अराउंड 1.8 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा मिला। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी जो बिजनेस, वो जो बेचारे किसान जो खेती बाड़ी करके ट्रेड कर रहे थे, अपनी चीजें बेच रहे थे, अराउंड 3 लाख करोड़ का उनको इसका फायदा मिला। 3 लाख करोड़ का एक कह सकते हैं एक ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ। और कितने करोड़ लोगों को फायदा हुआ, 1.8 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली एक डेटा भी है, वो उनका मानना ये था कि हमारी सरकार के टाइमिंग में लोगों की जो एवरेज रियल इनकम है, ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ रियल, जब भी मैं रियल बोल लेता हूं तो इसमें ध्यान रखना इन्फ्लेशन कंसीडर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कंसीडर होता है। जैसे मान लो मुझे कोई 100 रुपए दे दे और बोले जहाँ जाके खाना खा ले, मतलब 1,000 रुपए दियो, बोले कि आप खाना खा लो, कितने दिन चलाओगे। अब कितने दिन चलाओगे, अब ये मैटर करता है कि मैं खा क्या रहा हूँ, है ना। मैं सिंपल रोड साइड पे से खा रहा हूँ तो 5-6 दिन चल सकते हैं, 4-5 दिन चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ तो एक टाइम का भी मील नहीं आ सकता। तो ये तो इन्फ्लेशन हो गया। तो उन्होंने बोला रियल इनकम, इन्फ्लेशन कंसिडर कर लो, यानी कंबाइन कर लो चीजों को। इन्फ्लेशन कंसिडर करने का मतलब, अब ये मत देखो कि आप 5 स्टार में या फिर रोड साइड पर हो, ठीक है। रियल इनकम का मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है, मतलब जिसमें इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है, रियल, ठीक है। उन्होंने बोला 50% इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो बोला वो 43% है। ये ना एक्चुअली मैंने डाटा चेक कर लिया था, ठीक है, क्योंकि जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तो डेटा मैंने चेक किया था, तो जो बदलाव आया है वो 43% का आया है। लेकिन बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, बजट में जो बताया गया है, ये एक पहली चोरी पकड़ी मैंने, ठीक है, एक चोरी पकड़ ली, 50% नहीं है, 43% अराउंड, वो भी डिजिटलाइज्ड है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अच्छा एक बहुत अच्छी बात हुई जो श्रीमती सीतारमन जी ने बजट में बताई, वो ये थी बेटा, बहुत अच्छी बात क्या, देखो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी तक हम लोग क्या मानते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना बेटा। अभी तक हम लोग क्या मानते थे, जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या मानते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जीडीपी की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्होंने बोला कि
अब हम जिस प्रकार काम कर रहे हैं, अब जो जीडीपी है उसका मतलब है कि कैसे हमारी गवर्नेंस है, क्या हम डेवलप कर रहे हैं, और हमारी फिर बाद में परफॉर्मेंस क्या है। जीडीपी, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जीडीपी की अब जो है फुल फॉर्म क्या है, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। क्या है बेटा, गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हम डेटाबेस बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब अभी भी अचीवमेंट चल रही है, अचीवमेंट डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। कुछ डेटाबेस बात कर लेते हैं। देखो, श्रीमती सीतारमन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि हमारा जो सीएडी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें काफी ज्यादा कमी आई। ये अचीवमेंट, दिस इज बेसिकली अचीवमेंट, ठीक है। आप इसे अचीवमेंट ही मानो। जैसे हम अभी अचीवमेंट डिस्कस करना तो दिस इज अचीवमेंट। क्या कि मुझे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, वो कम हुआ है। देखो 2014 के फाइनेंशियल ईयर में वो अराउंड 1.5 से ज्यादा था, 1.7 अराउंड, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए 2014 में ये गवर्नमेंट बनी, बीजेपी गवर्नमेंट, फिर ये कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ठीक है, 2017 तक। लेकिन 2017 के बाद में आप समझ सकते हैं, जस्ट इलेक्शन करीब थे, ठीक है, और कुछ भी आप रीजन मान के चल सकते हैं, कुछ भी और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ये एकदम पीक पे गया, फिर ये और बढ़ा, 2019 तक ये और बढ़ा, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ने कोशिश करी, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कोशिश करी और इसको कम पर लेकर आए। एंड आफ्टर दैट आपको पता है फिर 2019-20 से हमारा पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था, फिर वो डेफिसिट चीजें फिर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और 2023 में ये अच्छे खासे पीक पर था। मतलब जब गवर्नमेंट बनी थी उससे तो कंपैरिजन में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज गाइस फाइनेंशियल ईयर जो 2024 का मतलब अब जो स्टार्ट है, ठीक है, अब ये कम है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी गाइस काफी ज्यादा कमी आई, अगर वो 2017-18 से कंपेयर करें और 2022-23 तक। ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा पुराने बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि कल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिस्कस कर लें, समय के साथ वाला होता है, ठीक है। तो वो अब 3.2% है। ये डेटा वो है जो बहुत जो है ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं, ये मैंने वहां से डेटा उठाया है, ठीक है। और जो काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक करती है, मैंने वहां से बेसिकली डेटा उठाया है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक ये भी एक प्रकार का अचीवमेंट है हमारा, भारत का अचीवमेंट, ठीक है। इसमें क्या था, देखो, एक तो कैपिटल इंक्रीज हुआ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको ये बात नहीं पता, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना एक अच्छी बात होती है। आगे चल के कभी हम लोग पढ़ेंगे, कभी बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये बढ़ना एक अच्छी बात होती है, ठीक है। कैपिटल, देखो हमारा बजट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू, होता है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू, ठीक है, एक होता है जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो उसमें जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, ये बढ़ता है तो ये अच्छा माना जाता है, कम होता है तो ये बेकार माना जाता है, ठीक है। तो इसमें काफी ग्रोथ हुई। एंड अगर मैं बात करूं इनफ्लो की, इनफ्लो का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकमिंग, इनफ्लो मतलब आना। तो अगर हम बात करें 2005 से लेकर 2014 में, तो वो 298 यूएसडी बिलियन, मतलब यूएस बिलियन डॉलर था, 298 यूएस बिलियन डॉलर। लेकिन अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2023 के बीच का, तो वो ऑलमोस्ट डबल है, टू वो 596 यूएस बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइस ये भी, ठीक है। ये डेटा है, डेटा पे आप एक अंडरस्टैंडिंग बिठाइएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि जो हमारा नेशनल हाईवे है वो 2015 में अराउंड 97991 किलोमीटर था। लेकिन 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक अगर हम बात करें तो वो 144634 हो गया, ठीक है, जो
काफी अचीवमेंट है, कुछ 5000 किलोमीटर का इंक्रीमेंट है, ठीक है, इन किलोमीटर से ही है। अगर हम बात करें ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स, ठीक है, कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स, अगर हम उसकी बात करें तो बेटा ये 2015 में ये था, 2022 में जस्ट ये 720 हो गया, तो ये भी कहने के इसका इंक्रीमेंट है। दूसरा है इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट, हमारी जो रेलवे थी वो पहले कोयले पे चली, उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी पे चली, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2015 में की अगर बात करें तो 22,224 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट बनाया गया था। लेकिन अगर 2022 की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, तो ये भी कहने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे एयरक्राफ्ट मूवमेंट, ठीक है, वो 16 से 25 हो गया। ऐसी एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें ये तो डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है, 74 था 2015 में, और 2022 में ये 149। मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट जो सीतारमन जी हैं उन्होंने बताया कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट रही है, ठीक है, उनकी अचीवमेंट बेसिकली ये सब रही है। एंड आफ्टर दैट गाइस ये स्कीम्स शुरू हो जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीतारमन जी ने बताया कि जो जो स्कीम चल रही है, ठीक है, एक एक ओके, उन्होंने बताया जो जो स्कीम्स चल रही है, कौन कौन सी स्कीम चल रही है बेटा, दैट इज स्टेटस ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, स्टेटस ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम। तो सबसे पहली स्कीम देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 7 इस स्कीम्स के बारे में बेटा मैं आपसे बात करूंगा, 7 स्कीम्स के बारे में, और मेरे हिसाब से वो पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो स्कीम है दैट इज आयुष्मान भारत, कब लॉन्च हुई थी, 2018 में। प्लीज मार्क दिस स्टेटमेंट, प्लीज कॉपी में इसको नोट करिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप नहीं है, जनरल हैं, तो आप फिर भी इसको समझिए। क्या आयुष्मान भारत जो है जो लॉन्च हुई थी 2018 में, इसका जो बजट था वो था 31,998.55 करोड़, ये इसका बजट था। अच्छा, इसमें टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि मैं आपको बता देता हूँ आयुष्मान भारत में कि इसमें लोगों का फ्री इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जो गरीब आय वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें क्या था कि जो लोगों की इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट रख ली, गरीबी रेखा से नीचे गरीब वाली है, तो उनको 5 लाख तक का हेल्थ ट्रीटमेंट दे दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो चाहे तो अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है, हवाबाजी नहीं है। मेरे जानकार हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनके घर में किसी का, वो यूपी में रहते हैं, उन्होंने बताया था उनके घर में किसी का ऑपरेशन हुआ, जो ऑपरेशन 70-80 हजार रुपए में आज की डेट में जनरली होता है। मतलब कोई भी करवाए तो 70-80 हजार रुपए खर्च होता है, उनके मात्र 4-5 हजार रुपए खर्च हुए, वो भी 4-5 हजार रुपए जो बहुत ही ज्यादा नेसेसिटीज होती है उसके लिए ही हुआ है, अदरवाइज उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक का उनका जो है ट्रीटमेंट होगा। और ध्यान रखना अचीवमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 30.3 करोड़ जो है आयुष्मान भारत के कार्ड्स बने, और उसमें 6.2 करोड़ लोगों को उसका बेनिफिट मिला, यानी एडमिशन डन हुए। हर कोई थोड़ी ऑपरेशन करवाता है, लेकिन 30.3 करोड़ लोगों में से 6.2 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो देखो इसका जो रिमार्क देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस इज इंक्रीजिंगली अवेलेबल टू पुअर फैमिलीज, उसे गरीब से गरीब लोगों के लिए इसको प्रोवाइड कराना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो गाइस ये हमारी पहली स्कीम थी, आपने ये समझ ली होगी पहली स्कीम। हमारी दूसरी स्कीम है, दैट इज स्कीम नंबर 2, दैट इज दिस, दैट इज स्वच्छ भारत। अब आपने स्वच्छ भारत के बारे में सुना होगा, इवन एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो इसी अभियान पर जो है बेस्ड इंस्पायर्ड है, ठीक है। ये वो अभियान है, ये वो जो है लॉन्चिंग है स्वच्छ भारत की, जिसमें गांव देहात में
मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, रूरल एरियाज में टॉयलेट को बनाया गया। और अगर हम डेटा देखें तो अराउंड 85% ऑफ विलेजेस आर ओपन डिफेकेशन फ्री। ठीक है, ये अचीवमेंट है बेटा, क्या है मेरे बच्चे, ये अचीवमेंट। 85% के आसपास जो गांव है वो ओपन डिफेकेशन फ्री कर देगा, मतलब ओपन में टॉयलेट करने वाली जो है हैबिट को खत्म कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी बच क्यों गए, 15% लोग क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों की हैबिट को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इवन जो मैं मूवी बता रहा हूँ टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें जो अक्षय कुमार के फादर साहब थे, उनका मानना यह था कि जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस आंगन में हम टॉयलेट बनाएंगे, तौबा तौबा तौबा, मतलब पाप है ये, ठीक है, पाप, उनका मानना है ये पाप की बात है। ठीक है, पाप लगेगा अगर जिस आंगन में तुलसी का पौधा है उसी आंगन में अगर टॉयलेट हम बनवाते हैं। ठीक है, वो चीज है। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उसके बाद में हमारी तीसरी पॉलिसी, अच्छा ये दूसरी पॉलिसी की अगर हम बात करूं तो बेटा इसका जो बजट था वो 1,152.81 करोड़ का बजट था इसका, जो कि अच्छा खासा बजट होता है। उसके बाद में बेटा पीएम मुद्रा योजना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्कीम लाया गया था। इसमें बेटा जितने भी हमारे भारत में जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया गया। ठीक है, और इस लोन का जो बेनिफिट आप मान के चले 23.38 लाख करोड़ तक का लोन, 23.38 लाख करोड़ तक का लोन लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। ठीक है, और पर पर्सन मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस को में दिया गया। ठीक है, और ये जो ऐसा देखा गया कि जो उन्होंने टारगेट किया था उससे ज्यादा ही उसमें लोगों को बेनिफिट मिला। ठीक है, चल आगे बात करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है हम लोगों को। उसके बाद में ये अमृत है। ठीक है, 2015 मैंने क्या करा है, लॉन्चिंग ईयर भी लिखा है इनके लिए। ठीक है बेटा, ये लॉन्चिंग ईयर भी लिखा है, 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका बजट 58,503.87 करोड़ इसका बजट था। जिसमें क्या था, जो हमारे भारत की कुछ सिलेक्टेड सिटीज थी, टाउन्स थे, उन्हें 2026 तक उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा देना चाहिए। ठीक है, जिसमें से आप मान के चले 80% जो है 80% तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये जनरली अर्बन और जो है सिटीज है टाउन में डिफरेंसेस को काफी ज्यादा कम करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक स्कीम है, स्कीम जस्ट जनरली ऐसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज पीएम उज्ज्वल योजना। ठीक है, 2016 में लॉन्च हुई थी। पेपर पॉइंट से ध्यान रखना कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये इसका बजट था। पेपर में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन आप एक अराउंड फिगर याद रखना। इसमें क्या था, कुकिंग से रिलेटेड है ना, खाना मतलब घर गृहस्थी में, घर में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, पहले तो मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता था, है ना, स्टोव हुआ करता था, या उपले हुआ करते थे, चूल्हा होता था, है ना, ओपन चूल्हा जो होता था, गैस सिलेंडर वाले नहीं कह रहा मैं, जनरल, वो ऐसे मतलब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जिनसे एक तो ऑब्वियसली बातें गरीबी दिखती है, दूसरा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी उसकी इनकी इन वजहों से हो रहा था। तो ये गवर्नमेंट की टू साइडेड पॉलिसी है, इससे पॉल्यूशन को भी कम किया गया और इन सब चीजों को भी लाया गया। ठीक है, इसमें क्या था, क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर पीपल, ये मतलब लोगों को पहुंचाने का टारगेट था। क्लीन कुकिंग फ्यूल सिलेंडर कह सकते हो आप। ठीक है, और ये देखा गया कि 10.1 करोड़ हाउस होल्ड के पास कम से कम एक सिलेंडर तो है, कम से कम एक सिलेंडर तो है। अब आप थोड़ा सोचना, कम से कम का मतलब ये था कि एक से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। मान लो एक फैमिली के अंदर ज्यादा लोग हैं, है ना, ज्यादा फैमिली या ज्वाइंट फैमिली एक साथ रहती है, तो उनको तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो 10.1 करोड़ हाउस होल्ड को सिलेंडर पहुंचाया, फ्री सिलेंडर पहुंचाया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई है, फ्री सिलेंडर पहुंचाया, एक बार भर के दे दिया, पर उसको रिफिल भी तो कराना है। तो ये दिक्कत थोड़ी सी रही लोगों के लिए उसको रिफिल कराने की, फिर वापस घूम के वहीं पर ही आ गए, क्योंकि वो फ्री हो रहा है काम जनरली,
जैसे लकड़ी मिल गई तो लकड़ी पे खाना बना लिया। अब आज की डेट, पहले शादी ब्याह में लकड़ी पे खाना बना करता था, बैन हो गया। लकड़ी पे क्यों खाना बनना है, गैस सिलेंडर बनाओ, खर्चा वहां से पूरा करो। ठीक है, ये स्कीम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2016 में ये स्कीम लॉन्च होती है। उसके बाद में एक स्कीम और है बेटा, दैट इज पीएम किसान योजना। ठीक है, 2019 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम किसान योजना, जिसका बजट अच्छा खासा रखा गया। 3,42,506.82 करोड़ इसका बजट रखा गया, जिसमें यह कहा गया कि हम भारत के हर किसान को, जो थोड़ा सा मतलब जो गरीबी वाला किसान हो, वैसे नहीं तो जमींदार को नहीं, जो गरीब वाला किसान हो, उसे हम 6,000 रुपये पर साल देंगे, मतलब 500 रुपीज पर मंथ। लेकिन आप समझो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब को 500 रुपये पर मंथ में कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। गेहूं चावल तो ले आएगा वो, 500 रुपये उसको वहां पे उसको 1-2 रुपए किलो मिल रहे होंगे। मान लो एक किसान बहुत ही गरीब है, एक बहुत ही गरीब किसान ना, कोई मर्सिडीज लेने के लिए नहीं रो रहा होता, वो कहता बस मुझे रोटी दे दो। तो एक डेटा के हिसाब से उन्होंने देखा 500 रुपये पर मंथ अगर आप देते हैं, ये अभी के लिए कम लग रहा है, लेकिन जब आप ये देखोगे ना कि कितना ट्रांसफर हुआ, तो 2.1 लाख करोड़ लोग, 2.1 लाख करोड़ अमाउंट गया है। और कितने करोड़ लोगों को गया है, 11.8 करोड़ फार्मर्स को ये अमाउंट गया। कितना अमाउंट गया है, 2.8 लाख करोड़ लोगों जो है अमाउंट गया है 11.8 करोड़ फार्मर्स को। क्लियर हुई है मेरी बात आप लोगों को। और ध्यान रखना, ये जो अमाउंट दिया गया है, ये मैं जो बताना चाहता था आपको, ये कोई बहुत हाई फाई जीवन यापन के लिए नहीं है, वो सिंपल बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ये जो है योगदान है। ठीक है, उसके बाद में हमारी 7th स्कीम, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी बेटा। ठीक है जी, दैट इज पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना, ये बेटा 2016 में लॉन्च हुई है। मैंने ना ये जो स्लाइड है हर जगह मैंने लिखा है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई थी। 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका जो बजट रखा गया था बेटा, 91,932.22 करोड़ रखा गया था। इसमें इसमें टारगेट ये था कि जो फार्मर्स हैं, उन फार्मर को ये इंश्योर करा दिया जाए कि अगर आपका कोई भी क्रॉप का नुकसान होगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, आप टेंशन मत लेना। क्योंकि किसान आत्महत्या तभी कर रहा था जब उसको नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने बोला नहीं, हम हैं इस सब चीजों के लिए। तो अराउंड 4 करोड़ फार्मर्स को 1.5 लाख करोड़ जो है प्रोवाइड कराया गया, बीमा कराया गया। ठीक है, अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसको उतना ही अमाउंट दे दिया जाएगा सरकार की साइड से। और बहुत से फार्मर्स ने इसका फायदा उठाया, लेकिन अभी भी ये है, दिक्कत है, ये इशू रिमेन इन इम्प्लीमेंटेशन। देखो, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन बहुत मुश्किल है ये पता करना कि नुकसान कितना। मान लीजिए एक किसान की फसल खराब हो गई, अब वो झूठ भी तो कह सकता है कि मेरी इतनी फसल खराब हो गई, तो फिर इसके लिए सर्वे होगा, आएंगे, फिर उसका खर्चा होगा। मान लीजिए कोई पर्सन आएगा तो गवर्नमेंट को वो एक अपॉइंट करना बंदा पड़ रहा है। ठीक है, यानी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी लोगों गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार की स्कीम थी, लास्ट लास्ट स्कीम हमारी 7th स्कीम, जो मैंने यहाँ पे आपसे भी डिस्कस करी। तो गाइस, ये मेरा अभी पार्ट बी था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, पार्ट बी। और मैंने काफी हद तक यहाँ पे आपसे डिस्कशन कर ली। अब मैं पार्ट सी भी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपसे और आगे की डिस्कशंस करूंगा कि और क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है हमारे जो है बजट के अंदर। और गाइस, आपने वीडियो को पसंद किया है अगर, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और गाइस कमेंट जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।